Hello students, I welcome you all in your third year. Today we are going to start with a topic from your first paper, first unit of your first paper, and today's topic is digestion. डाइजेशन जनरली जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसको जब भी छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके और उसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में जब बनाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, इस पूरे प्रोसेस को हम सिंपल वे में डाइजेशन कहते हैं. Whenever we take food, it may be in liquid form, semi-solid और even in solid form. तो जो भी आपने जिस भी तरह का फूड लिया है, चाहे ये सॉलिड था, सेमी सॉलिड था, उसको फाइनली सारे फूड आइटम को, सब तरह के भोजन को जब छोटे बारीक कणों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तभी उसे हम पाचन या डाइजेशन कहते हैं. Digestion generally involves two steps. First step is mechanical digestion and second step is chemical digestion. In mechanical digestion, the large food particles are converted into small particles, small pieces by the help of our teeth and churning motion of teeth and our stomach. तो जब भी भोजन के बड़े टुकड़ों को हम चबा कर या मैस्टिकेशन जिसे हम कहते हैं, या हमारे स्टमक के अंदर जो चर्निंग मूवमेंट होता है उसे जब छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तभी उसे हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन. ये पाचन या डाइजेशन का पहला स्टेप है. और इस तरह के मैकेनिकल डाइजेशन से जो हमारा फूड है उसके सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे से पीसेस में कन्वर्ट हो चुका है. और अब सरफेस एरिया बढ़ने के कारण इसके ऊपर एंजाइम्स आराम से एक्ट कर सकते हैं, या जिसे हम कहते हैं जो पाचन का डाइजेशन का सेकंड स्टेप है केमिकल डाइजेशन, वो अब आराम से हो सकता है. तो सेकंड स्टेप या केमिकल डाइजेशन में जो ऑलरेडी स्मॉल पीसेस हैं फूड के, उसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं. डिफरेंट एंजाइम्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जो अलग अलग फूड पार्टिकल्स या अलग अलग क्वालिटी के फूड पे एक्ट करते हैं और उनको फाइनली वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके. ये आपको अच्छे से पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सबसे ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन वहीं होता है. और जो हमारी ब्लड प्लाज्मा है, हमारे ब्लड में सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होकर सारे बॉडी के ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं. तो ब्लड क्योंकि एक लिक्विड है और उसमें कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो सके, इसके लिए उससे लिक्विड में कन्वर्ट होना पड़ेगा. तो यहाँ डाइजेशन का मेन एम क्या है कि जो भी हम फूड पार्टिकल्स ले रहे हैं, जो भी हम फूड ले रहे हैं जो कि जनरली इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, उसको बहुत छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दें, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर दें, जिससे कि वो प्लाज्मा में एब्जॉर्ब हो पाए. डाइजेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हम जो भी फूड इनटेक करते हैं वो बहुत वैरायटी वाला होता है. आप रोज़ एक तरह का खाना नहीं खाते हैं. कभी आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, कभी आपके फूड में फ़ैट ज़्यादा होता है, और साथ ही में कभी सॉलिड फॉर्म में होगा, कभी आप लिक्विड फॉर्म की कुछ चीज़ें खाते हैं. और इन सबको डाइजेस्ट करने में और सबको फाइनली वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए कई सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं. तो जैसा हम जानते हैं कि एंजाइम्स हमेशा पीएच सेंसिटिव होते हैं. इसका मतलब ये है कि हर एक एंजाइम का एक पीएच रेंज होता है, उसी में वो एंजाइम आराम से एक्ट करता है या ऑप्टिमली एक्ट करता है. तो डाइजेशन में क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें पीएच का भी बहुत स्पेशल रोल है. तो अगर हम देखें कि हमारे जो इंटेस्टाइनल या हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, या जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, उसके अलग अलग रीजन्स में या अलग अलग पार्ट्स के अंदर किस तरह का पीएच होता है. तो इफ़ वी स्टार्ट विथ जो हमारी बकल कैविटी है, जो हमारा मुंह है, जिसमें हम जहाँ से हम फूड लेकर मैस्टिकेशन या चबाना शुरू करते हैं, बकल कैविटी, फेरिंक्स और ईसोफेगस, इन 3 एरियाज़ में पीएच हमेशा वीकली एसिडिक होता है. इसका मतलब ये कि 6.8 की रेंज में होता है. और यहाँ के जो एंजाइम्स हैं वो इसी पीएच पे एक्ट करने के लिए अडेप्टेड होते हैं. तो माउथ या हमारी बकल कैविटी में जो भी फूड हमने लिया है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेनली डाइजेशन स्टार्ट होता है, और उसी के एंजाइम्स पर्टिकुलरली एक्ट करते हैं इस पीएच पे. इसके बाद जब फूड स्टमक में जाता है तो स्टमक का पीएच बहुत एसिडिक होता है. जैसे आप देख सकते हैं कि इट इज़ इन द रेंज ऑफ 1.5 to 2, वेरी हाई एसिडिक नेचर. और ये एसिडिक नेचर ही कहीं ना कहीं हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में. तो एंजाइम्स जो भी स्टमक के एंजाइम्स हैं, पेप्सिन है, वो मेनली लो पीएच पे काम करता है. देन आफ्टर दैट
जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसमें हमारे फूड का मैक्सिमम पार्ट डाइजेस्ट भी होगा और एब्जॉर्ब भी होगा, उसमें एल्कलाइन मीडियम होता है और पीएच 7.2 से 7.5 होता है। यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि चाहे कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है या चाहे अमीबा भी है, जैसा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सभी में जो डाइजेशन की शुरुआत होती है, डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, वो हमेशा एसिडिक होता है और बाद में उस एसिडिक नेचर को बेसिक में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि जो रेस्ट ऑफ द फूड पार्टिकल्स हैं वो आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड हैं, ये आपके सामने यहाँ दिखाया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये सारे जो ऑर्गन्स मैंने यहाँ टिक किए हैं या जो आपको बताए हैं, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें से फूड एक्चुअली पास होता है माउथ से एंटर करके एनस से एग्जिट। ये एक्चुअली फूड को कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट सॉल्युबल पोर्शन में। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, कुछ सहायक अंग या सहायक ग्रंथियां भी होती हैं जो कि पाचन में या डाइजेशन में हेल्प करती हैं, लेकिन उनसे फूड फ्लो नहीं करता, कभी भी फूड उनके अंदर नहीं जाता, लेकिन उनके सिक्रीशंस हमेशा हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो इस तरह के एक्सेसरी ऑर्गन्स या जिसे हम कहते हैं सहायक अंग, इनमें है मेनली लिवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल मेनली जो हमारे फूड में फ़ैट होगा, जो लिपिड होगा, उसकी एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। आपको पता है कि फ़ैट वाटर इनसॉल्युबल है, तो फ़ैट को हम एब्जॉर्ब कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें, इसलिए उसको वाटर सॉल्युबल होना ज़रूरी है, कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो लिवर के अंदर जो भी बाइल सिक्रीट होता है, जिसे हम पित्त कहते हैं, उसके द्वारा जो हमारी फ़ैट ग्लोब्यूल्स हैं जो इनसॉल्युबल हैं, उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स जो कि वाटर सॉल्युबल हैं उनमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन वी हैव पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से पैनक्रेटिक जूस और पैनक्रेटिक एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं जो कि फूड को अल्कलाइन करते हैं और अल्कलाइन मीडियम में उसको डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। गॉल ब्लैडर बेसिकली लीवर से बनने वाले बाइल को अपने अंदर स्टोर करता है। हमारे स्टमक के अंदर या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हर समय फूड प्रेजेंट नहीं होता। आप दिन में 3 बार या 4 बार फूड इनटेक करते हैं, लेकिन लिवर कंटिन्यूसली बाइल का सिक्रीशन करता रहता है और ये सिक्रीशन गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर किए जाते हैं। और जब भी हम फूड को लेते हैं या फूड इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं, तब ये गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, वहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाता है और फिर ये डाइजेशन में हेल्प करता है। देन वी हैव प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमारी बॉडी में किस तरह से डाइजेशन होगा, कैरी आउट किया जाएगा। फूड हम हमेशा माउथ में इनटेक करते हैं। माउथ में मैस्टिकेशन या चबाकर इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके लिए हमारे माउथ के अंदर 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स आर देयर। जब शुरुआत में आप देखते हैं कि इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 तरह के दांत पाए जाते हैं जो कि फूड को तोड़ने, काटने, चबाने का काम करते हैं और उनको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हमारी जो सलाइवा है वो भी हेल्प करती है। हमारे माउथ में 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा का सिक्रीशन हमारे बकल कैविटी में करेंगी। और ये सलाइवा मेनली हमारे फूड को सॉफ्ट बनाने में भी हेल्प करती है। जो भी हमने फूड लिया है उसको सॉफ्ट करेगी, जिससे कि उसको छोटे पार्टिकल्स में, छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जा सके और फिर उनके ऊपर एंजाइम्स एक्ट कर सकें। तो फूड को सॉफ्ट करने के साथ ही में सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी लाइपेज, वो भी इसमें हेल्प करते हैं। तो माउथ के बाद फूड आगे जाता है हमारे फेरिंग्स वाले पोर्शन में, और फेरिंग्स में एपिग्लॉटिस होता है। फेरिंग्स इज़ अ कॉमन एरिया। जो हमारा विंड पाइप है, जो हमारी सांस नली है, और हमारा फूड पाइप है, दोनों के बीच के कॉमन एरिया को हम फेरिंग्स कहते हैं।
तो फूड कहीं गलती से विंड पाइप में ना चला जाए, इसके लिए एपिग्लॉटिस जो है वो विंड पाइप को ढक लेता है या कवर कर लेता है जब भी हम फूड को स्वॉलो कर रहे हैं, निगल रहे हैं उस समय। निगलने के बाद अब फूड आगे की तरफ जाता है हमारी ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस एक लंबी और पतली ट्यूब की तरह होता है और इसमें फूड हमेशा जो स्मूथ मसल्स है उसके कंट्रैक्शन से आगे फ्लो करता है। और जब भी ये कंट्रैक्शन होते हैं तो फूड छोटे छोटे बोलस या छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में आगे से आगे फ्लो करके, आगे मूव करके और हमारे स्टमक के अंदर पहुंचता है। स्टमक या हमारा अमाशय ऐसा अंग है जो कि अपनी साइज़ से काफ़ी गुना बढ़ सकता है। कई बार आप देखते हैं कि आप अपनी कैपेसिटी से या जितनी आपको एपेटाइट है, भूख है, उससे ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो उस कंडीशन में भी जो ज़्यादा फूड इंटेक हो गया है वो भी इसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है, ये थोड़ा फैल सकता है, अपने साइज़ से ज़्यादा फैल सकता है। तो स्टमक के अंदर जब फूड पहुंचता है तो इसमें स्टोर रहता है और इसमें एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में एक्ट करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। साथ ही में जो इसका चर्निंग मूवमेंट है, मींस जो मसल्स हैं वो एक तरह से जैसे ग्राइंडिंग मूवमेंट होता है उस तरह से इसके अंदर फूड को लगातार हिलाती रहती है और उसको और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड और गैस्ट्रिक जूसेस इसमें डिस्चार्ज होते हैं, इसमें रिलीज़ किए जाते हैं, जिससे कि इसका मीडियम एसिडिक हो जाएगा और साथ ही में इसमें पेप्सिन एंजाइम्स रिलीज़ कर दिए जाएंगे। स्टमक के बाद फूड आगे की तरफ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्टमक और इंटेस्टाइन इनके बीच के अंदर जो एक एरिया है उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। यहाँ पे कपाट है जो पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाता है। यहाँ से फूड आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लंबी ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर होती है और उसकी जो वॉल्स हैं, इसकी अंदर की जो दीवारें हैं उसमें फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, या फिंगर लाइक जैसे हम कह सकते हैं कि अंगुली के समान उभार होंगे उसके पूरी अंदर की सतह पर, जिनको हम बोलते हैं विलाई। इन विलाई के ऊपर और उभार पाए जाते हैं जिनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। इस तरह से एक ट्यूब या एक छोटी ल्यूमन के अंदर बहुत सारे उभार होने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और ये सरफेस एरिया मेनली किस कारण से बढ़ा है या ये किस चीज़ में हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन में। जब भी फूड डाइजेस्ट होगा उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है या वाटर सॉल्यूबल कर दिया जाता है, तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारा एरिया हमें रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ विलाई और माइक्रोविलाई दोनों ही एरिया को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। साथ ही में जो विलाई है, यहाँ आप देख रहे हैं, इस विलाई की जो ल्यूमन है इसके अंदर ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स पाई जाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं वेन्स और आर्टरीज़ हैं। वेन्स ब्लू कलर में है, आर्टरीज़ रेड कलर में बनाई गई है। तो जो भी फूड पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब होके सीधे ब्लड प्लाज्मा के अंदर चला जाता है और इसके बाद में पूरी बॉडी के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद बहुत कम ऐसा फूड होता है जो अनडाइजेस्टेड रहता है। वो फूड आगे की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली जो हमारा फूड है उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और उसको थोड़ा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि उसको बॉडी से एग्जिट कराया जा सके या बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाए। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है रेक्टम और एनस, इनसे होते हुए फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। नाउ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये हमने जो डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा है अभी या जो देखा है, इसमें हर स्टेप पे अलग अलग एंजाइम्स काम आते हैं। वैसे तो आप जब इंडिविजुअली पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का और फैट का, तो मेनली हर एक फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हम पर्टिकुलरली उसी टॉपिक में पढ़ेंगे बाद के जो भी लेक्चर्स होंगे। लेकिन एक कंसोलिडेटेड या एक आपको एलिमेंट्री आइडिया देते हुए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो मेनली जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि पॉलीमेरिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, उनको छोटे छोटे से बिल्डिंग ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। जिसमें एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि जो प्रोटीन हम खाते हैं, प्रोटीन हम इंटेक करते हैं, ये मेनली पॉलीमर है। ये बहुत छोटी छोटी इकाइयों या अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। ये सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड में बन जाते हैं और एक लंबा चेन बनाते हैं, उसी चेन को हम बोलते हैं प्रोटीन।
तो जब भी डाइजेशन होगा तो इनके बीच के पेप्टाइड्स बॉन्ड को तोड़ा जाता है और अमीनो एसिड्स को रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रोटीन को हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, लेकिन प्रोटीन को तोड़ने के बाद जो अमीनो एसिड्स बनते हैं उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम यही है कि जो पॉलीमेरिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बड़े साइज़ के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनको छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर एंजाइम्स हमेशा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उन्हीं से सिक्रीट होते हैं। आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डिफरेंस पता होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीधे ब्लड के अंदर अपने सिक्रीशन डालती हैं, उनके अंदर डक्ट्स नहीं होती, उनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं उनमें डक्ट्स होती हैं और ये डक्ट्स अलग अलग जगह जाकर अपने सिक्रीशन या अपने एंजाइम को रिलीज़ करती हैं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड हमारी बकल कैविटी में लाकर एंजाइम्स रिलीज़ करती है। सलाइवरी ग्लैंड से मेनली सलाइवरी अमाइलेज और सलाइवरी लाइपेज एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और कुछ जैसे सलाइवरी लाइपेज है वो लिपिड का पार्शियल डाइजेशन करता है। हमारे माउथ में क्योंकि फूड बहुत कम समय तक रहता है, जल्दी से आप चबाकर उसे निगल लेते हैं, तो जो ये डाइजेशन का प्रोसेस है ये पार्शियल होता है बकल कैविटी में। इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि हमारे अमाशय या स्टमक में पाई जाती है, उसमें गैस्ट्रिक लाइपेज और पेप्सिन एंजाइम्स होते हैं जो कि इनर्ट फॉर्म में रिलीज़ होगा। एंजाइम्स कभी भी सीधे एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ नहीं होते हैं, ये इनर्ट फॉर्म में रिलीज़ होते हैं जिनको हम ज़ाइमोजेंस कहते हैं। जैसे कि पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजन फॉर्म में हमारे स्टमक में रिलीज़ होगा और वहाँ जाकर ये एक्टिव हो जाएगा और फिर फूड को आगे डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। इसके बाद जो पैनक्रियाज हैं, पैनक्रियाज में एसिनर सेल्स जो होती हैं वो मेनली एंजाइम सिक्रीट करती हैं। हमारा पैनक्रियाज दो काम करता है, एक पैनक्रेटिक जूस को सिक्रीट करना और दूसरा काम है पैनक्रेटिक एंजाइम सिक्रीट करना। पैनक्रेटिक जूस में बेसिकली कार्बोनेट मेनली होता है, जिससे कि जो अमाशय का एसिडिक नेचर है या अमाशय से आने वाले एसिडिक फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा जो एसिनर सेल्स हैं उससे एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कि उस एल्कलाइन मीडियम के अंदर फूड को और डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स मेनली पेनक्रियाज सिक्रीट करता है दैट इज़ trypsin which is secreted in the form of trypsinogen, then chymotrypsin, carboxypeptidase, pancreatic lipase, elastase, phospholipase, pancreatic amylase and nuclease। तो ये सारे एंजाइम्स इनर्ट फॉर्म में सिक्रीट किए जाते हैं और बाद में एक्टिव हो जाते हैं। तो ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिनोजन फॉर्म में होगा, काइमोट्रिप्सिन जो है वो काइमोट्रिप्सिनोजन फॉर्म में रिलीज़ होता है। यहाँ पे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन मेनली जो बड़ी प्रोटीन चेन्स हैं उनको छोटे में कन्वर्ट करते हैं, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो उनको और सिंगल अमीनो एसिड चेन्स में या सिंगल अमीनो एसिड यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है। पैनक्रेटिक लाइपेज हमेशा लिपिड पर एक्ट करता है और उसको छोटे फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। इलास्टेज इलास्टिन प्रोटीन, कई बार जो भी कार्निवोर्स होते हैं या जैसे हम कहें कि जो मीट वगैरह पे रिलाई करते हैं, जो जिनकी फूड में मीट का पोर्शन ज़्यादा है, नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, उनमें डेफिनेटली जो इलास्टिन प्रोटीन है वो भी ज़्यादा होता है उनकी फूड के अंदर, तो उसको डाइजेस्ट करने के अंदर इलास्टेज काम आता है। ऐसे ही अगर हमारे फूड में फॉस्फोलिपिड ज़्यादा है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए फॉस्फोलाइपेज एंजाइम हेल्प करता है। पैनक्रेटिक अमाइलेज हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, और साथ ही में न्यूक्लिएज जो कि डीएनए और आरएनए जो भी हमारे फूड में आए हैं उसको क्लीव करता है या उसको कट करता है। इसके अलावा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीटरी ग्लैंड्स होती हैं कई सारी, जो कि एक्सोपेप्टाइडेज, एंडोपेप्टाइडेज आदि सिक्रीट करती हैं, साथ ही में माल्टेज, लैक्टेज, शुक्रेज। ये सारे एंजाइम्स आप आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे, और पर्टिकुलरली आप पढ़ेंगे 3 अलग अलग टॉपिक जिसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन और लिपिड का डाइजेशन पढ़ेंगे। तो जनरली जब क्वेश्चन बनता है सिंपल डाइजेशन पे आपके शॉर्ट नोट बन सकता है, जबकि जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन पे बनेंगे, लिपिड के या फैट के डाइजेशन पे। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है या कहीं आपको लगता है कोई चीज़ आप वापस समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।